माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस लेक्चर में आपको बीपीएससी 67th मैथमेटिक्स ऑप्शनल एग्जामिनेशन के लिए अच्छी पुस्तकों के विषय में बताऊंगा। लिस्ट ऑफ बुक्स के साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके सिलेबस के हर टॉपिक में कौन कौन से ऐसे लेसन्स हैं मुख्य रूप से जिनको तैयारी हमें अवश्य कर लेनी चाहिए फॉर एग्जामिनेशन। और उसके साथ साथ मैं यह भी बताऊंगा कि आप इस परीक्षा की तैयारी सुंदर ढंग से कैसे कर पाएंगे। तो अब सुने, पहले सेक्शन 1 में लिस्ट ऑफ बुक्स के विषय में। तो सेक्शन 1 में पहला टॉपिक है आपका लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में आप ध्यान रखेंगे, इसमें दो पार्ट्स हैं, पहला वेक्टर स्पेस और दूसरा मैट्रिसेस। मैं हर टॉपिक के लिए केवल एक बेस बुक बताऊंगा और दो हेल्प बुक्स बताऊंगा। दो इसलिए कि मार्केट में उन दोनों हेल्प बुक्स में जो अवेलेबल हो उनमें से एक अवश्य आप ले लेंगे। तो आप केवल परीक्षा की तैयारी के लिए एक बेस बुक और एक हेल्प बुक अपने पास रखेंगे। तो अब आप ध्यान दें, लीनियर अलजेब्रा में दो पार्ट्स हैं, वेक्टर स्पेस और मैट्रिसेस, मैंने आपको बताया। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए बेस बुक केपी गुप्ता प्रगति प्रकाशन मेरठ का ले लेंगे और हेल्प बुक्स में मैं दो रखा हूं। पहला एमएल खन्ना का, ये जयप्रकाश नाथ एंड कंपनी मेरठ की है, और सेकंड पीएन चटर्जी, ये प्रगति प्रकाशन मेरठ से निकलती है। तो लीनियर अलजेब्रा के लिए केवल एक बेस बुक केपी गुप्ता का लेंगे, बहुत अच्छी किताब है, उसी से आप तैयारी करेंगे मुख्य रूप से। और साइड में हेल्प बुक एमएल खन्ना और पीएन चटर्जी में से कोई एक अवश्य रखेंगे। मैं यह भी बता दूं कि लीनियर अलजेब्रा में कौन कौन से ऐसे लेसन्स हैं जिनको आप परीक्षा के लिए मुख्य रूप से तैयार करेंगे, यह भी मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। वेक्टर स्पेस with examples, vector subspace with examples, basis and dimension of vector space। इसके बाद आप तैयार करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में डिफिनीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बीपीएससी 66th मैथ ऑप्शनल एग्जामिनेशन के लिए मैंने यूट्यूब पर रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है रैंक न्यूलिटी थ्योरम, इसका शॉर्टेस्ट प्रूफ बताया था। आप देखेंगे कि बुक में बहुत लॉन्ग प्रूफ दिया गया है, लेकिन मैं एक बहुत शॉर्टेस्ट क्विक प्रूफ दिया था और इस टॉपिक को मैं गेस भी किया था और मेरा गेस एग्जामिनेशन में आया भी 66th में। तो मुझे भी खुशी हुई कि मैंने आपको सहायता की थी और आपको सफलता मिली। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आप रैंक एंड न्यूलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विथ एग्जाम्पल्स जरूर पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। और इस पर जो हमने कहा भी रैंक न्यूलिटी थ्योरम, इसका शॉर्टेस्ट प्रूफ मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर खोल कर देख लेंगे, बहुत ही पसंद आएगा आपको।
इसके बाद मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी तैयार करेंगे। हालांकि मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, लेकिन इसको भी आप पढ़ लेंगे। मुख्य रूप से रैंक एंड नुलिटी वाला जो लेसन है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस समय आपको ध्यान दिला रहा हूं कि हमारी बात को ध्यान में आप रखेंगे। अब मैट्रिसेज में आइए, जो इसका दूसरा पार्ट है। मैट्रिसेज में आप टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज जो क्लास 12 में भी आपने पढ़ा है, वो सब आप जानते भी हैं, और आपके सिलेबस में यहाँ थोड़ा 12 से अलग हटकर उस टाइप को रखा गया है, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ये दो को जो है ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, इसको भी आप पढ़ लेंगे। बाकी सब तो क्लास 12 वाला ही है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, ये तो आप पढ़ लेंगे, आसान भी है। और हम प्रीवियस लेक्चर जो दिया था 66 बीपीएससी के लिए, उसमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स का कंसेप्ट मैंने दिया था, क्लियर कंसेप्ट। और इस लेसन पर कुछ बीपीएससी में आए हुए प्रश्नों को भी हल किया था। और मैं बता दूं, 63rd बीपीएससी में आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर पर जो प्रश्न पूछा गया था, उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था, और वही क्वेश्चन हूबहू 66th बीपीएससी में आया। तो इसके लिए भी मुझे हर्ष हुआ। तो इस तरह से मैं आपको इम्पोर्टेंट लेसन्स की ओर ध्यान दिला रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनेंगे और दिमाग में रखेंगे। अब आप मैट्रिसेज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस लेसन से क्वेश्चंस बराबर ही पूछे जाते हैं। थोड़ा टफ है, मैंने खुद इस चैप्टर को एमएससी में पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पर भी जब मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, तो हमारे लेक्चर को आप देखेंगे, उससे लाभ लेंगे आप। तो यदि मेरा 66 का प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखे होंगे, तो आपको अनुभव हो ही गया होगा। मैं कठिन से कठिन टॉपिक को भी बहुत सरल ढंग से, सिंपल वे में समझाता हूं, ताकि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए, अच्छा लगे और आसानी से आप समझ भी पाएं। तो अब लीनियर अलजेब्रा के बाद सेकंड टॉपिक आपका है कैलकुलस। तो कैलकुलस में भी दो पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में बेस बुक जो है एमएल खन्ना का रखेंगे, और हेल्प बुक्स में दो मैंने इसमें भी दिया है। पहला में रखा है एडवांस्ड डिफरेंशियल कैलकुलस बाय बीडी शर्मा, जो केदारनाथ रामनाथ मेरठ से निकलती है। इस बुक को मैंने एमएल खन्ना के अलावे इसलिए रखा है क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जैकोबियन, ये सब जो लेसन्स हैं, वो बीडी शर्मा की
एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस में बहुत अच्छे ढंग से डील किया है। और सेकेंड हेल्प बुक में मैंने शांति नारायण का डिफरेंशियल कैलकुलस रखा है, यह भी बहुत अच्छी पुस्तक है। अब आगे चलें, इंटीग्रल कैलकुलस में बेस बुक में एमएल खन्ना का ही रखेंगे, बहुत अच्छी पुस्तक है और उसमें क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, आसानी से आप समझ पाएंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर मैं बुक्स का गुड सिलेक्शन किया हूं। और इसमें हेल्प बुक्स में 2 दिया है। पहला एडवांस्ड इंटीग्रल कैलकुलस DC अग्रवाल का, कृष्णा प्रकाशन मेरठ से निकलती है। इस पुस्तक में आप डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल जो लेसन है सिलेबस का, उसको बहुत अच्छे ढंग से डील किया है इसमें। और शांति नारायण की जो इंटीग्रल कैलकुलस है, इसका भी आप स्टडी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें भी डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, बीटा गामा फंक्शन जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, इस सबको बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। अब आप टॉपिक नंबर 3 पर आए, तो इसमें आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोग कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, आपको याद होगा, जिसमें पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला पढ़े थे। तो यहाँ भी वही सब लेसन्स है, उसी का थोड़ा सा एडवांस्ड रूप है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, ये आप 12 में नहीं पढ़े थे, इसको आपको BSc में पढ़े हैं, इसको आप तैयार कर लेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैं बेस बुक के रूप में AR वशिष्ठ की पुस्तक को रखा है, जो कृष्णा प्रकाशन मेरठ से निकलती है। आप जान लें कि यह पुस्तक फुल्ली सॉल्व्ड वे में है, सारे प्रोसेस में बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व किए हुए हैं, स्टडी करने में बहुत आपको आराम होगा और बहुत ही सुंदर पुस्तक है, तो इसका आप सहारा लेंगे। और हेल्प बुक्स में मैं 2 रखा हूँ, पहला PN चटर्जी का और दूसरा ML खन्ना का। ये 2 में से कोई एक अवश्य आप रखेंगे। आप ये समझ लें कि बेस बुक और हेल्प बुक जो मैं बता रहा हूँ, आपको लग रहा होगा ये 2 ढंग की किताब बता रहे हैं, तो इसको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बेस बुक का मतलब वह बुक जिसको बेस मानकर, आधार मानकर अपना स्टडी आप प्रारंभ करें, सिलेबस के सारे लेसन्स को उसी बेस बुक से आप तैयार करने की कोशिश करें। और बेस बुक में कहीं भी किसी थ्योरम के प्रूफ या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को समझने में कठिनाई होती है, तब वैसी स्थिति में आप हेल्प बुक जो मैं बताया हूँ उसका सहारा लें और उससे क्लियर कर लें। यही मेरा मकसद है, बेस बुक और हेल्प बुक अलग अलग देने का। तो एक बेस बुक और एक हेल्प बुक अवश्य रखेंगे पास में, तब आपकी तैयारी बहुत सुंदर होगी। तो अब मैं आगे ले चलता हूँ आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस, यह भी आप क्लास 12 में पढ़ा है, जिसे सॉलिड ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इसके लिए बेस बुक में नंद शर्मा त्यागी किताब रखा है, जो बहुत ही सुंदर पुस्तक है, वेरी वेरी गुड बुक, जो केदारनाथ रामनाथ मेरठ से निकलती है। मैंने स्वयं इस पुस्तक का स्टडी किया हूँ, बहुत ही सुंदर है। और इसके साथ साथ हेल्प बुक्स में 2 रख दिया है, पहला PN चटर्जी का, ये भी अच्छी है, और दूसरा शांति नारायण की। शांति नारायण की जो पुस्तक है उसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स कम हैं और एक्सरसाइज में सब प्रश्न रखे गए हैं, लेकिन इसकी भी आप मदद ले सकते हैं। यूँ शांति नारायण की पुस्तक नहीं भी खरीदेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PN चटर्जी का अवश्य आप रखेंगे, वो सॉल्व्ड वे में है।
तो मैं आपको शुरू में ही बता दिया कि एक बेस बुक और 2 हेल्प बुक में कम से कम 1 हेल्प बुक अवश्य रखेंगे, जो मार्केट में आपको उपलब्ध हो, आसानी से मिल जाए। अब इसके बाद डिफरेंशियल ज्योमेट्री है। हालांकि सिलेबस में डिफरेंशियल ज्योमेट्री करके कोई हेडलाइन आपको नहीं मिलेगा, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही इसको रख दिया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का नहीं है, बल्कि डिफरेंशियल ज्योमेट्री का है। इसको एमएससी में मैंने खुद पढ़ा था। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री में बेस बुक कैलाश प्रसाद की है, शालिनी प्रकाशन मेरठ से निकलती है, और हेल्प बुक्स में पहला मैंने आपको बताया है पीपी गुप्ता एंड जीएस मल्लिक, जो प्रगति प्रकाशन मेरठ से ही निकलती है, और दूसरा हेल्प बुक में रखा है एससी सिन्हा, जो एस चंदन कंपनी दिल्ली से निकलती है। दोनों ही अच्छी किताब है, दोनों में कोई एक अवश्य ले लेंगे। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में आपको स्टडी करना चाहिए। बहुत लोग इस पर नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कभी कभी डिफरेंशियल ज्योमेट्री का जो लेसन है, जिसमें कि कर्व इन स्पेस, कर्वेचर एंड टॉर्सन, और कर्वेचर एंड टॉर्सन से ही रिलेटेड एक सेरेट फ्रेनेट फार्मूला है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने देखा है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में इसे 3D के साथ साथ आए हैं, 3D के साथ साथ इसको मिलाया है, इसलिए मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि इसे भी थोड़ा देख लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट नहीं है। मैं इस पर भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। और यहाँ आप देखें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो आप 12 में पढ़े थे वही सब टॉपिक है, थोड़ा सा उससे अलग है। जैसे 12 में आप प्लेन चैप्टर पढ़े थे, बीएससी में आप स्फेयर चैप्टर पढ़े थे, तो यहाँ आपको प्लेन तैयार कर लेना है, स्फेयर तैयार कर लेना है। बीएससी में तो आप कोन सिलेंडर भी पढ़े थे, लेकिन उसको आप छोड़ दें क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो मुख्य रूप से मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ 3D के लिए प्लेन स्फेयर तैयार करें बस। उसके बाद कोनिक्वाइड, बीएससी में आप पढ़ा था, कोनिक्वाइड एक चैप्टर है जिसके अंदर सिलेबस का मैटर मिलेगा, पैराबोलॉइड, एलिप्सॉइड एंड हाइपरबोलॉइड। थोड़ा सा टफ जरूर है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कोनिक्वाइड थोड़ा सा टफ है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन प्लेन स्फेयर तो सिंपल है, तो कम से कम 3D में प्लेन स्फेयर तैयार कर लेंगे। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री में जो मैं बताया कर्वेचर एंड टॉर्सन, सेरेट फ्रेनेट फार्मूला, इसको अवश्य रखेंगे, इससे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। अब मैं आगे आपको ले चलता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशंस में सेक्शन 1 में आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही केवल पढ़ना है। इसका एक दूसरा पार्ट होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सेक्शन 2 में रखा गया है। तो हम पहले सेक्शन 1 में हैं, तो यहाँ आपको पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और यह भी नीचे के क्लास से रिलेटेड है। कुछ 12 उस बीएससी का लेसन है। जैसे देखिए 12 का ही लेसन मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आराम से इसको आप पढ़े होंगे, समझे होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, जिसमें कि वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसे बर्नौलीज इक्वेशंस कहते हैं, ये सभी आते हैं। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में है। और इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, यह लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सीएफ और पर्टिकुलर इंटीग्रल पीआई आप पढ़ते हैं। तो मैं तो आपको कहूंगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इसलिए
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, ये आप ध्यान रखेंगे। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, इसको तो अवश्य तैयार करें आप। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री तो सिंपल है, वो तो आप तैयार कर ही लेंगे। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूं वेक्टर एनालिसिस में। वेक्टर एनालिसिस में दो पार्ट है, पहला वेक्टर अलजेब्रा, दूसरा वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर अलजेब्रा में आप बेस बुक रखेंगे AR वशिष्ठ की, बहुत अच्छी किताब है ये, कृष्ण प्रकाशन मेरठ से निकलती है, पतली सी किताब है, बहुत सुंदर। इसमें थ्योरी प्रॉब्लम बहुत अच्छे ढंग से डील किए गए हैं। तो AR वशिष्ठ की पतली सी किताब है वेक्टर अलजेब्रा पर, वो आप ले लेंगे और इसी से आप तैयारी शुरू कर दें। और दूसरी हेल्प बुक्स में दो रखा है, ML खन्ना की और एक लालजी प्रसाद की। लालजी प्रसाद की जो पुस्तक है उसका नाम है वेक्टर एनालिसिस। इसी के अंदर इन्होंने वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर कैलकुलस दोनों का लेसन्स रखा है, यह भी बहुत अच्छी किताब है। तो ML खन्ना लालजी प्रसाद में कोई एक अवश्य लेंगे, मैं दो लिखा हूं ना, लेकिन मैं बता दिया हूं कि उसमें से दोनों ही अच्छी किताब है, जो मार्केट में मिल जाए उसमें से एक अवश्य रखेंगे। वेक्टर कैलकुलस के लिए देखिए मैं बेस बुक दिया हूं जैन शर्मा एंड AR वशिष्ठ की, जो कृष्णा प्रकाशन मेरठ से निकलती है। और हेल्प बुक्स में पहला ML खन्ना और दूसरा लालजी प्रसाद, इसका जिक्र मैं कर चुका। तो अब मैं बता दूं कि वेक्टर अलजेब्रा में आप क्या क्या तैयार करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में आप प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स दोनों तैयार कर लेंगे। फिर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की तैयारी करेंगे। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स की तैयारी करेंगे। मैं डिटेल्स में आपको बता दिया, बहुत ही आसान है। वेक्टर अलजेब्रा का जो लेसन्स हैं इसको अच्छे ढंग से आप तैयार करेंगे। आप तो वेक्टर 12 में पढ़े हैं, BSc में पढ़े हैं, वही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है। और इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर अलजेब्रा के बाद वेक्टर कैलकुलस का जो कोर्स है वो मैं आपको बता दूं। वेक्टर कैलकुलस में आप तैयारी करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, फिर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे। फिर वेक्टर इंटीग्रेशन में तीन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहला है गॉस थ्योरम, दूसरा है स्टोक्स थ्योरम और तीसरा है ग्रीन्स थ्योरम। ये थ्री इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वेक्टर इंटीग्रल के, इसे आप तैयार कर लेंगे। वेक्टर के बाद है टेंसर एनालिसिस। तो ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन सेटर जो है वेक्टर एनालिसिस से प्रश्न यदि देता है तो उसके साथ कभी कभी टेंसर एनालिसिस का भी अटैच कर देता है। यदि टेंसर नहीं पढ़ेंगे तो आपको धोखा भी हो सकता है। ऐसा देखा गया है कि वेक्टर और टेंसर से मिलाकर एक क्वेश्चन पूरा करता है। टेंसर नहीं पढ़ेंगे तो वेक्टर से हाफ ही क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और टेंसर बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। टेंसर एनालिसिस के लिए बेस बुक आप DC अग्रवाल का ले लेंगे, बहुत अच्छी किताब है, कृष्णा प्रकाशन मेरठ से निकलती है। और हेल्प बुक्स में पहला KP गुप्ता जो प्रगति प्रकाशन से है और दूसरा GC शर्मा रत्न प्रकाशन से है। इसके बाद
टॉपिक आपका है स्टैटिक्स, इसके बाद है डायनेमिक्स, इसके बाद है हाइड्रोस्टैटिक्स। तो मैं आपको बता दूं कि लोग थोड़ा इससे भयभीत होते हैं, डरते हैं। स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का ब्रांच है और लोग इसको डिफिकल्ट मानते हैं, लेकिन मैं इसे डिफिकल्ट नहीं मानता हूं। ऊपर के जो लेसन्स थे वो मुख्य रूप से प्योर मैथमेटिक्स का था, और ये जो है 3 गो जो मैंने बताया, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और हाइड्रोस्टैटिक्स, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आता है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में मुख्य रूप से प्योर मैथमेटिक्स का जो कैलकुलस पार्ट है उसी का मोस्टली यूज होता है। तो डिफिकल्ट नहीं है, यदि आप पढ़ेंगे तो इस पर भी कमांड आप कर सकते हैं। और क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स से भी रहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स से भी रहते हैं, लेकिन लोग इसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो यदि आप हिम्मत रखते हैं तो आप इन तीनों लेसन्स की भी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स के लिए मैं बताता हूं, जो लड़के इसको पसंद करेंगे वे तो तैयार कर सकते हैं। तो उनको मैं इशारा कर रहा हूं कि इसके लिए सबसे सुंदर बेस्ट बुक जो है NP बाली की है, जो लक्ष्मी पब्लिकेशन दिल्ली से निकलती है। और हेल्प बुक्स में 2 डाला है, पहला PN चटर्जी और दूसरा ML खन्ना, इसमें से कोई एक रखेंगे। इसके बाद डायनेमिक्स जो टॉपिक है उसमें सुन लें, बेस्ट बुक के लिए MD रसिंघानिया, एस चंदन कंपनी दिल्ली से निकलती है, बहुत अच्छी है रसिंघानिया की पुस्तक डायनेमिक्स की। इसमें थ्योरी प्रॉब्लम बहुत अच्छे ढंग से लिखे गए हैं, समझा करके राइटर ने लिखा है। और इसके लिए हेल्प बुक में आप PN चटर्जी और ML खन्ना में किसी एक को अपना लेंगे। फिर हाइड्रोस्टैटिक्स के लिए बेस्ट बुक मैं दिया हूं AR वशिष्ठ की, ये फुल्ली सॉल्व है। और हेल्प बुक के लिए ML खन्ना और एक MM रहमान जो NCBA से निकलती है, ये भी अच्छा टेक्स्ट है, इसकी भी आप मदद ले सकते हैं। ये 2 में कोई एक रखेंगे। ML खन्ना है कि फुल्ली सॉल्व वे में है, और MM रहमान में ये टेक्स्ट बुक के रूप में है, लेकिन बहुत अच्छा टेक्स्ट बुक है। इसमें थ्योरी बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है और एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को इन्होंने सॉल्व किया है और एक्सरसाइज में भी प्रश्नों को डाला है। अब इसके बाद सेक्शन 2 में आपको ले चलना चाहते हैं, सेक्शन 2 में आ जाएं, ठीक है ना। तो सेक्शन 2 में पहला टॉपिक है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसे मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मुख्य रूप से सेट थ्योरी के कंसेप्ट पर आधारित है। आजकल मैं YouTube पर अपने वीडियो लेक्चर में क्लास 11 के लिए सेट थ्योरी पर लेक्चर दे रहा हूं डेली। तो यदि आप BPSC की सुंदर तैयारी करना चाहते हैं तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं कि उसको छोटा व्यू से नहीं सोचेंगे। यदि आप क्लास 11 के मेरे वीडियो लेक्चर्स जो सेट थ्योरी पर चल रहा है उसको आप ऑल वीडियो लेक्चर्स क्लास 11 और क्लास 12 का जो मैं देता जा रहा हूं उसे यदि आप देखते जाएंगे तो आपका सेट थ्योरी पर कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही सेट थ्योरी का कंसेप्ट बिल्डअप होगा, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट सेट थ्योरी का जैसे आपको दिमाग में आएगा, तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जितने सारे कैलकुलस, जितने सारे प्योर मैथमेटिक्स के ब्रांच हैं वो आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। तो आप विषय वस्तु पर आएं। सेक्शन 2 में पहला जो टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसे मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं। इसके लिए बेस्ट बुक मैंने दिया है AR वशिष्ठ की, जो कृष्णा प्रकाशन मेरठ से निकलती है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और हेल्प बुक्स में रखा है पहला ML खन्ना की और दूसरा PN चटर्जी की, इसमें से कोई एक ले लेंगे। सेकेंड टॉपिक है आपका रियल एनालिसिस, इसमें बेस्ट बुक दिया हूं MD रसिंघानिया की, एस चंदन कंपनी दिल्ली से निकलती है। MD रसिंघानिया की जो पुस्तक है उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस।
ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मेरी समझ से बीपीएससी एग्जाम के लिए रियल एनालिसिस पर जितने भी पुस्तकें मार्केट में हैं उसमें सबसे बेहतर एमडी रसिंघानिया की है। ये आपके सिलेबस को कंप्लीट कंटेन करता है और राइटर बहुत अच्छे ढंग से हर चीज को समझाने का प्रयास किया है। इसलिए मैं फेसबुक में सुझाव दे रहा हूं कि एमडी रसिंघानिया का एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस के नाम से जो इसकी पुस्तक आती है उसको आप जरूर खरीद लें और इसी को ही आधार मानकर रियल एनालिसिस का कोर्स तैयार करें। और हेल्प के लिए हेल्प बुक्स में मैं 2 रख दिया हूं। एक एससी मल्लिक एंड सविता अरोरा की न्यू एज पब्लिशर्स दिल्ली से निकलती है, यह भी बहुत अच्छी पुस्तक है। और दूसरा है मोहम्मद इस्माइल हक की जो टेक्नो वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है, यह भी बहुत शानदार पुस्तक है। तो मैंने यही ना कोशिश की है कि बेस बुक में भी सुंदर जो है वही मैं आपको बताऊं और हेल्प बुक्स में भी जो सुंदर है वही मैं आपको बताऊं। और पुस्तकों की ज्यादा संख्या कोई महत्व नहीं रखता है और उतना टाइम भी आपके पास नहीं रहेगा जो कि आप बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन कर पाएंगे, इसलिए वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है ना। इसलिए मैं आपको स्पष्ट सुझाव दे रहा हूं कि बेस बुक में केवल एक जो मैंने बताया है और हेल्प बुक्स में 2 में कोई एक आप रखेंगे। बस यही 2 पुस्तक हर टॉपिक के लिए जो मैं सुझाव दिया हूं आप अपना लेंगे और कोर्स की तैयारी अभी से आप प्रारंभ कर दें। आप ऐसा करेंगे, मैं थोड़ा सा बता दूं, मेरी बात आपको अच्छी लगेगी। बेस बुक का स्टडी कैसे करना चाहिए मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। पहले आप बेस बुक में सिलेबस के सभी टॉपिक्स के सभी लेसन्स को चिन्हित कर लेंगे। फिर मैंने 66 बीपीएससी के लिए एक डिटेल्ड में बीपीएससी का सिलेबस तैयार किया था। स्टूडेंट्स कम्युनिटी काफी उसको पसंद किए हैं। उस समय थोड़ा समय कम था मेरे पास, इसलिए मैं उसको शॉर्ट करके बताया था। इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड टॉपिक्स को मैं बता दिया था और कहा था कि शेष जो टॉपिक सिलेबस का है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन इस बार 66 बीपीएससी के लिए तो आपके पास अभी काफी समय है, तो मैं समझता हूं कि जिस ढंग से आपको मैं बताते जा रहा हूं लिस्ट ऑफ बुक्स के साथ साथ हर टॉपिक में मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से लेसन्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी आप तैयारी करेंगे, तो ध्यान से सब सुनेंगे और तैयारी करेंगे। आप ऐसा करेंगे, मैं सुझाव देता हूं, बेस बुक से हर एक लेसन के सभी डिफिनेशन, सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का प्रूफ देख लेंगे। फिर टाइप वाइज प्रॉब्लम्स बना लेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपनी कॉपी में तैयार कर लेंगे। इसके बाद आप यह भी अवश्य करेंगे, है ना, जो मैं आपको इशारा कर रहा हूं, बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक 8-10 साल का खरीद लेंगे और यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक भी खरीद लेंगे। ऐसा इसलिए कि मैंने देखा है, क्वेश्चन पेपर का स्टडी किया है, तो मैंने ऐसा पाया है कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस अक्सर बीपीएससी में पूछे गए हैं। इसलिए यूपीएससी के क्वेश्चंस को आप इग्नोर न करें। हालांकि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैं सुझाव दे रहा हूं कि बीपीएससी क्वेश्चन बैंक के साथ साथ यूपीएससी क्वेश्चन बैंक का भी ईयर वाइज करीब 10 वर्ष का 10 ईयर्स का
स्टेप वाइज सोल्यूशन आप कॉपी में तैयार कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। और हेल्प बुक का क्या इम्पोर्टेंस है वो मैं आपको बता ही दिया, मैं फिर दोहरा देता हूँ। बेस बुक में यदि किसी थ्योरम का प्रूफ या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझने में कठिनाई हो रही है आपको, तो हेल्प बुक्स में जो एक हेल्प बुक कहा कि आप जरूर सिलेक्ट कर लेंगे, उसकी तैयारी से उसको आप क्लियर कर लेंगे। तो अब थोड़ा सा बता रहे थे, वहां पर आ जाएं। अब फिर आपको मैं सेक्शन 2 के रियल एनालिसिस की बात कर रहा था। तो रियल एनालिसिस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं उस पर मैं आपको ध्यान दिलाता हूं। तो सुने, रियल एनालिसिस में एमडी रेसिंघानिया की पुस्तक जो मैं बताया, उससे आप सबसे पहले मैट्रिक स्पेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इससे प्रश्न करीब करीब एवरी ईयर आता ही है। तो मैट्रिक स्पेस एक लंबा लेसन है, इसको आप अवश्य तैयार करेंगे, मेरा सुझाव है, क्योंकि इससे प्रश्न आते ही हैं। तो इम्पोर्टेंट लेसन्स में सबसे पहला हुआ मैट्रिक स्पेस। सेकंड मैं बता रहा हूं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस छोटे छोटे होते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की तैयारी अवश्य करेंगे। इसके बाद मैं आपको ध्यान दिला रहा हूं फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स की तैयारी करेंगे। इसमें मुख्य रूप से फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स ही है, जिसके अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स और to find maxima and minima of functions of 2 variables by the Lagrange's methods of undetermined multipliers, ये सब आप पुस्तक में देखेंगे, मिलेगी। फिर कन्वर्जेंस चैप्टर में एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस पढ़ लेंगे, बहुत ही आसान है। फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन की ओर आपको ध्यान दिला रहा हूं, जिसे क्वेश्चन करीब करीब हर वर्ष आता ही है। उस लेसन का नाम है इनफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अवश्य तैयार करेंगे। एमडी रेसिंघानिया में इस लेसन को बहुत अच्छा ढंग से बताया है राइटर। फिर मल्टीपल इंटीग्रल, जिसमें डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल आता है। ये आपको सेक्शन 1 में जो कैलकुलस के विषय में जो बताया था, तो आप देखेंगे कि सेक्शन 2 में रियल एनालिसिस के बहुत ऐसे लेसन्स हैं जो कॉमन हैं सेक्शन 1 के कैलकुलस में। यही कारण है कि आप देखेंगे कि एग्जामिनेशन में कैलकुलस के प्रश्न रियल एनालिसिस में आ जाते हैं और रियल एनालिसिस के प्रश्न कैलकुलस में भी पूछे जाते हैं। तो इसको अलग नहीं मानेंगे। कैलकुलस सेक्शन 1 का और रियल एनालिसिस सेक्शन 2 का, दोनों एक ही कैटेगरी में आता है और दोनों के लिए ही यह पुस्तक बेहतर है। एमडी रेसिंघानिया की एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, ये दोनों को कवर करता है। अब मैं आपको ले चलता हूं, अगला टॉपिक है तीसरा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जिसे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी कहते हैं। इसके लिए बेस्ट बुक है एयर वशिष्ठ, जो फुल्ली सॉल्व वे में है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और हेल्प बुक में मैं दिया हूँ बीएस त्यागी की, जो केदारनाथ रामनाथ मेरठ से निकलती है, और दूसरा दिया हूँ जैन शर्मा की, जो कृष्णा प्रकाशन मेरठ से निकलती है। दोनों नहीं आपको लेना है, मैं 2 इसलिए लिखा है कि जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो उसमें से एक अवश्य लेंगे। तो एक बेस्ट बुक और एक हेल्प बुक आप जरूर रखेंगे।
तो अब मैं बता दूं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कौन कौन सा सिलेबस में इम्पोर्टेंट लेसन्स है जिसकी आप तैयारी परीक्षा के लिए अवश्य करेंगे। तो आप ध्यान से सुने जो मैं कहता हूं। पहला है एनालिटिक फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर कुशी रीमान इक्वेशन आता है, ध्यान देंगे। तो एनालिटिक फंक्शन में एक थ्योरम है जिसका नाम है कुशी रीमान इक्वेशन। उसके दो फॉर्म होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे तो एकदम अवश्य आप तैयारी कर लेंगे एयर वशिष्ठ की पुस्तक से। और इसके बाद कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को तैयार करेंगे जिसके अंदर कुशिज इंटीग्रल फॉर्मूला, एक कुशिज थ्योरम, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी तैयारी आप अवश्य करेंगे। इसके बाद टेलर्स सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज, ध्यान देंगे। क्या कहा? टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। इस लेसन से प्रश्न हमेशा आते हैं, इसको भी तैयार करेंगे। और इसी लेसन से जुड़ा हुआ है सिलेबस का पार्ट जीरोज एंड सिंगुलरिटीज। सिलेबस में तो लिखा है केवल सिंगुलरिटीज, लेकिन मैं एक जोड़ रहा हूं जीरोज एंड सिंगुलरिटीज। इसको अवश्य पढ़ेंगे। फिर लास्ट लेसन इसका है बहुत ही महत्वपूर्ण, कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यूज आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। इससे क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कुशिज रेसिड्यू थ्योरम, जो आता ही है इसका प्रूफ। और कुशिज रेसिड्यू थ्योरम की सहायता से हम डिफिनिट इंटीग्रल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए पुस्तक में लिखा मिलेगा कंटूर इंटीग्रेशन, मतलब टू फाइंड इंपॉर्टेंट डिफिनिट इंटीग्रल्स बाय कंटूर इंटीग्रेशन। अब मैं ले चलता हूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में। सेक्शन 1 में आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार किया था, और इसमें आपको तैयार करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों के लिए एक ही पुस्तक से काम चल जाता है, ऑर्डिनरी भी और पार्शियल भी। उसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक मैं बेस्ट बुक के रूप में दोनों के लिए एक ही दिया हूं, एमडी सिंघानिया की, जो एस चंद्रन कंपनी दिल्ली से निकलती है। तो एमडी सिंघानिया की जो डिफरेंशियल इक्वेशन की पुस्तक है उसका नाम है ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से ये स्पष्ट है कि इसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। और हेल्प बुक में दो रखा है, पहला एयर वशिष्ठ की जो फुल्ली सॉल्व्ड है, पतली सी किताब है, बहुत अच्छी है। और दूसरा एक लालजी प्रसाद की है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से आती है। उसमें ऑर्डिनरी भी मिल जाएगा, पार्शियल भी। तो दोनों में एक अवश्य ले लेंगे। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आप क्या तैयार करेंगे मुख्य रूप से। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस से ही इसका बिगनिंग होता है, जिसके लिए दो मेथड है। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए, एक आर्बिट्ररी फंक्शन के लिए, जिसको आप तैयार कर लेंगे। और इसके बाद लैग्रेंजेज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अवश्य तैयार करेंगे। उसके बाद चारपिट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन करने का जो मेथड है वो देखेंगे। और चारपिट वाला जो लेसन है उसी में बुक्स में आपको मिलेगा 4 स्टैंडर्ड फॉर्म। चारपिट मेथड में ही ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, इनका भी आप अध्ययन करेंगे। चारपिट का मेथड जनरल मेथड है और ये 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, ये चारपिट मेथड से ही कनेक्टेड है, उसी पर ये बेस्ड है। सिलेबस में इसका उल्लेख नहीं किया है 4 स्टैंडर्ड फॉर्म का, लेकिन मैं आपको इशारा कर रहा हूं कि जब चारपिट
का लेसन पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बुक में मिलेगा 4 स्टैंडर्ड फॉर्म, इसलिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ कि वो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म जो 4 फीट मेथड के ही लेसन में है बुक्स में, उसको अवश्य तैयार करेंगे। इसके बाद लास्ट में है सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, इसको भी छोड़ना गलत होगा, यह भी काफी मुख्य है एग्जामिनेशन के लिए, और इसको आप रसनघानिया की पुस्तक से अवश्य तैयार कर लेंगे। पार्शियल से क्वेश्चंस आते ही हैं, बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। कभी कभी क्या करता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से एक फुल क्वेश्चन नहीं देकर हाफ ही देता है, और उसको रिजिड डायनेमिक्स का एक लेसन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे हाफ दे देता है, या डिलम्बर्ट्स प्रिंसिपल से हाफ दे देता है। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ साथ ये जो 5वां टॉपिक है, 5th टॉपिक रिजिड डायनेमिक्स के अंदर 2 लेसन्स आप अवश्य तैयार करेंगे मुख्य रूप से। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा डिलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। और भी सिलेबस में आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं कि ये 2 लेसन्स की ही तैयारी केवल करेंगे। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखेंगे और दूसरा मैंने बताया डिलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। बस रिजिड डायनेमिक्स से केवल आप यही 2 लेसन्स तैयार करेंगे। रिजिड डायनेमिक्स के लिए बेस्ट बुक के रूप में एमडी रसिंघानिया का रखेंगे, जो एस चंदन कंपनी से निकलती है। और हेल्प बुक्स के लिए पहला बीएस त्यागी, जो केदारनाथ रामनाथ मेरठ से निकलती है, जो फुली सॉल्व्ड है। और सेकंड में रखा हूं एमएम रहमान की, जो एनसीबीएस निकलती है। एमएम रहमान की जो किताब है वो थोड़ा रिगरस है, लेकिन इसमें थ्योरी का प्रूफ बहुत सुंदर ढंग से दिया है और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सिलेक्ट किया है एग्जामिनेशन के लिए। और यदि आप चाहते हैं कि फुली सॉल्व हुए में रहे, जो हमको समझने में आसान होगा, तो उसके लिए मैं बीएस त्यागी का लिखा हूं। इसलिए ना हमने 2 दिया है हेल्प बुक में कि कोई उसमें से एक आप जरूर सिलेक्ट करेंगे। रिजिड डायनेमिक्स में आप 2 लेसन्स अवश्य तैयार करेंगे। पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा डिलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं, रिजिड डायनेमिक्स पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं, ये 2 लेसन पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा देखा गया है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हाफ दिया तो हाफ रिजिड डायनेमिक्स मिला देता है। यदि रिजिड डायनेमिक्स नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल छोड़ देंगे, तो नुकसान हो सकता है। अब 6th टॉपिक में आइए, हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में बेस्ट बुक के रूप में एमडी रसिंघानिया का रखिए, जो एस चंदन कंपनी दिल्ली से निकलती है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। हालांकि हाइड्रोडायनेमिक्स बहुत कम ही स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यदि हाइड्रोडायनेमिक्स में आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए मैं पुस्तक बता रहा हूँ। हेल्प बुक्स के लिए 2 रखा है, एक बीडी शर्मा की जो फुली सॉल्व्ड है, केदारनाथ रामनाथ मेरठ से निकलती है, और दूसरा केपी गुप्ता की पुस्तक भी बहुत अच्छी है, जो प्रगति प्रकाशन मेरठ से निकलती है। दोनों में कोई एक अवश्य रखेंगे। हाइड्रोडायनेमिक्स में मुख्य रूप से आप तैयारी करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को जहां आप समझ लिए तो इस पर बेस्ड थ्योरी प्रॉब्लम सब आपको तैयार हो जाएगा। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट लेसन 2 डायमेंशनल मोशन में आप पढ़ेंगे सोर्सेज एंड सिंक्स के बारे में। सोर्सेज और सिंक्स से क्वेश्चंस हमेशा आते ही हैं। तो मुख्य रूप से हाइड्रोडायनेमिक्स में 2 ही लेसन है, पर आप ध्यान रखेंगे, पहला इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा 2 डायमेंशनल मोशन में सोर्सेज एंड सिंक्स। अब इसके बाद आपको मैं ले जा रहा हूं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, आपको जो 7th टॉपिक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस में आप
सबसे पहले तैयार करेंगे कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेज। बहुत ही मैथमेटिकल और इंटरेस्टिंग है ना। तो सबसे पहले आप क्या तैयार करेंगे, क्या मैंने बताया आपको, याद कर लीजिए। कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेज प्योर मैथमेटिकल है और इसके सॉल्यूशन जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद आप तैयार करेंगे इंटरपोलेशन, लैग्रेंजेज इंटरपोलेशन फॉर्मूला वगैरह। इसके बाद इनवर्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी देख लेंगे। फिर मुख्य रूप से आप तैयारी करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ट्रेपेजोइडल रूल, सिम्पसन्स रूल को अवश्य तैयार कर लेंगे। इसके प्रश्न बहुत ही सीधे होते हैं और शॉर्ट सॉल्यूशन होता है, कोई लॉन्ग नहीं जाता है, इंटरेस्टिंग भी है, प्योर मैथमेटिकल है। इसके बाद इंपॉर्टेंट लेसन में आपका आता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। आपके सिलेबस में इतना स्पष्ट ओपन नहीं किया है, मैं आपको स्पष्ट ढंग से बता रहा हूं। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, यही इसके अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। इसके अंदर बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, सेकंड मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड आते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसमें से प्रश्न देता ही है। तो इम्पोर्टेंट लेसन्स की ओर आपको मैं इशारा कर रहा हूं, इसीलिए कि ध्यान से यदि आप सुनेंगे, समझेंगे, तो प्रिपरेशन आप ही अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो ध्यान दें। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है इसके अंदर, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर योर एग्जामिनेशन, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के मेथड से ज्ञात करते हैं। और इसके अंदर आप तैयार करेंगे यूलर्स मेथड, मॉडिफाइड यूलर्स मेथड, रोंज-कुटा मेथड। ये सब इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने के लिए, जिसका स्टडी आप करेंगे। और मैं बता दूं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए, अब बुक्स पर आ जाइए थोड़ा। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बेस बुक के रूप में मैंने बताया है, जो बहुत ही अच्छी पुस्तक है। मार्केट में जितने भी पुस्तक न्यूमेरिकल एनालिसिस पर अवेलेबल हैं, मेरी समझ से उनमें सबसे अच्छी है। मैं खुद इसका डीप स्टडी किया हूं। पीपी गुप्ता एंड जीएस मल्लिक, इसके विषय में लोग भरसक नाम नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, यदि आप पीपी गुप्ता और जीएस मल्लिक की जो कृष्णा प्रकाशन मेरिट से निकलती है, यदि बेस बुक न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए इसको अपना लेते हैं, इसका यदि आप सिलेबस के अनुसार थोरो स्टडी करते हैं,
तो इसमें इतने अच्छे ढंग से थ्योरेटिकल मैटर के साथ साथ प्रॉब्लम्स का सिलेक्शन किया है। इस बुक से प्रॉब्लम्स को यदि आप तैयार कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, बीपीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए भी। ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए। तो बेस्ट बुक के बाद मैं हेल्प बुक्स में 2 दिया हूं, वो भी बहुत अच्छी किताब है। पहला एयर वशिष्ठ की, जो केदारनाथ रामनाथ मेरठ से निकलती है, और दूसरा मैं लिखा हूं गोयल एंड मित्तल की, जो प्रगति प्रकाशन मेरठ से निकलती है। लेकिन मैं आपको इशारा कर रहा हूं फिर, बेस्ट बुक में जो मैंने लिखा है पीपी गुप्ता एंड जीएस मल्लिक की, दिस इज द बेस्ट बुक ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस फॉर बीपीएससी एंड यूपीएससी बोथ। और साइड में हेल्प बुक, ये 2 में कोई एक रखेंगे, इसलिए कि गुप्ता एंड मल्लिक से आप स्टडी कर रहे हैं और कहीं पर कहीं समझने में कोई कठिनाई हो रही है तो आप हेल्प बुक से उसको आप क्लियर कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि इतना ही काफी है, इससे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मन में इच्छा रखते हैं कि नहीं, अभी मेरे पास टाइम है भाई, तो पूरा सिलेबस की विवेचना कीजिए, काटिए नहीं। तो उन विद्यार्थियों के लिए मैं बता रहा हूं टॉपिक नंबर 8 जो आपके सिलेबस का है, जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए। लेकिन मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं कि लास्ट चैप्टर जो है 8 एंड 9, इसको आप छोड़ भी देंगे तो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि भाई हमको कोई बताए कि यदि हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए बेस्ट बुक में मैंने लिखा है मोहम्मद इस्माइल हक की, जो टेक्नो वर्ल्ड पब्लिकेशन से प्रकाशित होती है। ये बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इसमें थ्योरी को बहुत अच्छे ढंग से प्रूफ किया गया है, ईजियर वे में बताया है राइटर, जो आसानी से आप समझेंगे। और साथ साथ उस पर एग्जामिनेशन के लिए चुन चुन कर प्रश्न का संकलन किया है और उसका सॉल्यूशन बहुत ही सुंदर ढंग से स्टेप वाइज देने का प्रयास किया है ताकि आसानी से आप समझ सकें। तो मैं बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद ही बेस्ट बुक में सावधानी रखा हूं। मैंने सोचा कि इस तरह की एक पुस्तक आपको बताऊं जिसकी तैयारी से आप सिलेबस को कंप्लीट तैयार कर सकें। और हेल्प बुक में रखा हूं सॉम सीरीज बाय मर्रे की आती है, एएमसी ग्राहिल दिल्ली से निकलती है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। और दूसरा मैं दिया हूं TSR मूर्ति की, जो आईके इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड से प्रकाशित होती है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका है 9th ऑपरेशनल रिसर्च। आप सिलेबस में देखे होंगे ऑपरेशनल रिसर्च में बहुत सारे लेसन्स पढ़ने के लिए दिया हुआ है, लेकिन उन सारे लेसन से क्वेश्चंस आप देखेंगे ध्यान से तो यही पाएंगे कि उन लेसन से क्वेश्चंस पूछे नहीं गए। तो उसमें एक लेसन जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो क्लास 12 में भी आप पढ़ा है, इसके बारे में कंसेप्ट है आपके पास, और बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स में भी पढ़ा है। तो मैं सुझाव दे रहा हूं कि ऑपरेशनल रिसर्च जो टॉपिक है, इसमें आप केवल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP शॉर्ट में, इसी को तैयार करें। ऐसा देखा जा रहा है कि इससे क्वेश्चंस संभवतः दिए ही जा रहे हैं। और इसके लिए बेस्ट बुक आरके गुप्ता की है, बहुत अच्छी पुस्तक है, जो कृष्णा प्रकाशन मेरठ से निकलती है।
और हेल्प बुक्स में मैं 2 रखा हूँ, मित्तल एंड गोयल की, प्रगति प्रकाशन मेरठ की, और दूसरा PN चटर्जी की, वो भी प्रगति प्रकाशन मेरठ से निकलती। दोनों में से कोई एक रखेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा यह बता दूं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के जितने सारे टॉपिक्स बीपीएससी के लिए सिलेबस में था, और हर टॉपिक में कौन सा बेस बुक अपनाएंगे, कौन सा हेल्प बुक अपनाएंगे, और साथ साथ उसकी तैयारी कैसे करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। उस पर भी मैं आपको डायरेक्शन दिया। और मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ जिससे कि आपकी तैयारी जो है बहुत सुंदर हो सकेगी। अब लिस्ट ऑफ बुक्स का डिस्क्रिप्शन समाप्त हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपके लिए लास्ट में इंटरेस्टिंग बात बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनेंगे, इससे आप ही को फायदा होगा। मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका कि बेस बुक को कैसे स्टडी करेंगे, हेल्प बुक का क्या इम्पोर्टेंस है। अब मैं आपको सुझाव देता हूँ लास्ट में कि मैंने जितने भी बातें, जितने भी निर्देश आपको दिया तैयारी के संबंध में, तो वो आपको उस ढंग से तैयार करना है। और आप यदि मेरी बात मानते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पीटी के कोर्स की तैयारी के साथ साथ अभी से ही मैथ्स ऑप्शनल के कोर्स के लिए डेली 3 से 4 घंटे समय अवश्य दें। इसको आप मन में बैठा लीजिए। पीटी के कोर्स की तैयारी के साथ साथ मैंने क्या कहा, आपको डेली 3 से 4 घंटे मैथ ऑप्शनल के लिए समय देना है, तभी आप कोर्स को पूरा कर पाएंगे। ये नहीं है कि एग्जामिनेशन के 1-2 महीना पहले आप चाहेंगे तो तैयार हो जाएगा। तो अभी से आप स्टडी शुरू कर दें। इस बात पर मैं जोर दे रहा हूं। लास्ट में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आप डेली मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए 3 से 4 घंटा समय देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी से 4 से 5 माह में आप मेरे बताए गए निर्देश के आधार पर सेल्फ नोट्स बिल्कुल तैयार कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो अभी से आप स्टडी शुरू कर दें, ये मैं आपको बता रहा हूं। और नोट्स बनाते समय आप एक चीज और करेंगे, जब आप किसी भी लेसन के थ्योरम या उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स का नोट्स तैयार कर रहे हैं, तो नोट्स तैयार करते समय ही आप मन में इस बात को रखेंगे जो मैं बता रहा हूं, जो डिफिकल्ट थ्योरम या डिफिकल्ट प्रॉब्लम फील होगा उस पर आप अपने नोटबुक में रेड इंक से कैपिटल लेटर R का मार्क लगा देंगे। कैपिटल R का मतलब रिवाइज समझेंगे। कहने का मतलब कि यदि नोट्स बनाने के ही क्रम में डिफिकल्ट थ्योरी या डिफिकल्ट प्रॉब्लम के ऊपर रेडिंग से आप कैपिटल R मार्क लगा देते हैं तो आपके दिमाग में बना रहेगा, जब भी एग्जामिनेशन के पूर्व रिवीजन का कार्य शुरू करेंगे तो आपकी नज़र उस पर पड़ेगी, मार्क R पर। और परीक्षा की तैयारी आप सुंदर ढंग से करना चाहते हैं तो मेरे इस सुझाव पर अवश्य ही ध्यान देंगे।
मेरा सुझाव यही है कि जब आप 4-5 महीने में कोर्स को पूर्ण रूप से तैयार कर लेंगे, तो लास्ट में एग्जामिनेशन के 1 माह पहले, लास्ट में एग्जामिनेशन के 1 माह पहले आप केवल आर मार्क का ही रिवीजन 3 से 4 बार कर लेंगे, और जिस पर आर मार्क नहीं लगाए हैं उसे भी 1 से 2 बार अवश्य रिवीजन कर लेंगे। यह मेरा सुझाव है। और यह भी मैं बता दूं कि परीक्षा के पहले ही टाइम मैनेजमेंट के जरिए आप सारी तैयारी कर लें, 4 से 5 महीने के अंदर में अवश्य कर लें, और ऊपर बताए गए तरीके से आप रिवीजन अवश्य करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, समझना ही काफ़ी नहीं है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, तभी एग्जामिनेशन में कलम खुलकर चलेगी और फिक्स टाइम के अंदर आप सभी प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ होंगे। और जब भी रिवीजन करें तो कॉपी पर कलम से लिखकर, केवल पढ़कर नहीं। इसके संबंध में मैं आपको एक सेंटेंस सुनाता हूं, इंटरेस्टिंग, सुनेंगे। किसी ने कहा है, ऑलवेज एडॉप्ट पेन एंड पेपर फॉर डूइंग मैथमेटिक्स, अदरवाइज यू मे डिसीव योर सेल्फ वेरी इजीली। इसका अर्थ हुआ कि यदि आप मैथमेटिक्स का कार्य करने के लिए कलम और कागज नहीं पकड़ते हैं, केवल यूं ही पढ़कर काम निकालना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने आप को बहुत आसानी से धोखा दे रहे हैं। तो कहने का आशा यही हुआ कि मैथमेटिक्स का रिवीजन हमेशा कैसे करें, मैंने क्या बताया, तो कॉपी पर कलम से लिख कर करें। मैथमेटिक्स केवल पढ़े नहीं, बल्कि उसको लिखें, यही मेरा कहना है। जितने ही बार लिखेंगे उतने ही आपका वो अपना होगा। आप इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि जनरल एकेडमिक एग्जामिनेशन एवं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी अंतर है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको सतर्कता के साथ इस तरह तैयारी करनी है कि आप मेरिट लिस्ट में आ जाएं, तभी ना आप सफल होंगे। इसमें केवल पास करना तो नहीं होता है, मेरिट लिस्ट में आना होता है। और मैं एक बात और बता दूं कि परीक्षा की रात जग कर कभी न पढ़ें, बल्कि आराम से सो जाएं, फिर सुबह उठकर माइंड को रिलैक्स करके परीक्षा भवन में जाएं, तथा जिस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से दे सकते हैं उसी का आंसर पहले लिखें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। ठीक है ना? तो मेरा सुझाव आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यदि आप मेरे सभी निर्देश, डायरेक्शंस का पालन करेंगे, तो मैं 100% भरोसा देता हूं कि आप परीक्षा में अवश्य सफल हो जाएंगे। कोई नहीं आपको रोक पाएगा। परिश्रम का फल मिठाई होता है। कहा गया है, लेबर डज नॉट गो इन वेन। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाती, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। आप इस लाइन को सदैव याद रखेंगे, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, यानी ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपने आप की सहायता करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी बात आपकी परीक्षा की तैयारी के संबंध में कहा, सुनाया, समझाया, इसका आप पालन करें, आप अवश्य सफल होंगे, ऐसी मेरी कामना है। हो सकता है कि मैं 67 बीपीएससी मैथ ऑप्शनल एग्जामिनेशन के लिए इसी ढंग से कुछ और अच्छी अच्छी बातें आपको मैं बताऊं। आप विश्वास रखें, बीच बीच में समय समय पर
आपको डायरेक्शन देता रहूँगा। और मैं आपसे इतना तो अवश्य ही कहूँगा कि मेरे प्रीवियस लेक्चर को अवश्य देखेंगे, उससे आप ही को लाभ होगा। और केवल मेरा जो चैनल है मैथ डिस्क्राइबर, उस चैनल को खोलकर केवल मेरे लेक्चर को देखें ही नहीं, बल्कि चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि चैनल आगे ग्रो कर सके। तो ठीक है, अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।